हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 के, जो आपने हिंदी सब्जेक्ट लिया है, हिंदी अनुवाद व्यवहार और सिद्धांत, एसओए रेगुलर एनसीबीएफ कॉलेज स्टूडेंट के लिए वीडियो होने जा रही है, जो कि इसमें क्वेश्चन विद आंसर आपको हम कराएंगे। और ये क्लासेस जो हमारी होने जा रही है क्लासेस 7 है। इससे पहले की 6 क्लासेस आप सबने नहीं देखी, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सभी वीडियो का, ठीक है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन कराने जा रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए गाइस, इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हमने 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की ये पीडीएफ है। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आपको इस पीडीएफ को 50 रुपये में सेंड कर दिया जाएगा आपको पे करने के बाद, ठीक है। तो पीडीएफ इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे गाइस। तो आप इन क्वेश्चनों की पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, क्योंकि जो ये आपको एक चीज़ बता दें कि जो आपकी ये बुक है इसकी थोड़ी भाषा थोड़ी सी अलग है, बहुत ही हार्ड टाइप की इसमें बताई जा रही है। तो इसमें थोड़े पॉइंट आपको खुद से पढ़ने के बाद ही क्लियर होंगे, बाकी तो हम वीडियो में आपको सभी क्लियर करा ही रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है हमने कंप्लीट करा चुके हैं। जो इसमें हम क्वेश्चन कराएंगे वो क्वेश्चन नंबर आपका 9 बनेगा, ठीक है। तो वो हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। उससे पहले की जितने भी क्लासेस है आप सब देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन हमने इससे पहले की वीडियो में करा चुके हैं। तो थोड़ी ये हिंदी आपको समझने में मुश्किल ज़रूर आएगी गाइस, ऐसी हिंदी है कि इससे अच्छा तो आपकी इसमें की जो हिस्ट्री सब्जेक्ट या पॉलिटिकल आपने लिया होगा वो सही है। तो देखिए, जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 है उसके क्वेश्चन विद आंसर कराएंगे। इससे पहले की जो 8 क्लासेस है वो 8 क्वेश्चन है कंप्लीट है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, भाषा प्रयुक्ति के तत्व तथा वर्गीकरण की समीक्षा कीजिए। तो इसके तत्व के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में आंसर बताना, प्लस इसका जो वर्गीकरण कैसे किया गया है, किन आधारों पर किया गया है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, चलिए आंसर देखते हैं। भाषा प्रयुक्ति के तत्व तथा वर्गीकरण, भाषा प्रयुक्ति के कुछ विशेष तत्व होते हैं। प्रयुक्ति के तत्व निम्नलिखित है, तो इसके कुछ विशेष तत्व होते हैं जो निम्नलिखित होते हैं। तो देखते हैं एक एक करके पॉइंट। तो यहाँ से स्टार्ट है, देखिए प्रयुक्ति के तत्व, प्रयुक्ति के 3 तत्व होते हैं। तो इसके जो तत्व होते हैं 3 तत्व होते हैं, तो ठीक है। प्रयुक्ति विशेष की शब्दावली, अलग अलग प्रयुक्तियों की शब्दावली परस्पर अलग होती है। जो शब्दावली साहित्य में प्रयुक्त होती है वे प्रशासनिक भाषा में प्रयुक्त नहीं होती। तो ये भी बताया जा रहा है जो शब्द का प्रयोग हम साहित्य में करते हैं तो वही प्रशासनिक भाषा में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे लक्षण, व्यंजन, पतिनात्मक, परिनिष्ठ आदि शब्दों का प्रयोग एक विशेष प्रयुक्ति शब्दावली विशेष और परिभाषित होती है। इन सब का प्रयोग अंतर्गत होता है, ठीक है। इन शब्दों का प्रयोग वैज्ञानिक भाषा में नहीं होता और इन सब का जो प्रयोग होता है वैज्ञानिक भाषा में नहीं होता। कार्यालयों में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली विशेष और परिभाषित होती है। विभिन्न राजकीय, सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में अपने अपने प्रयुक्ति क्षेत्रों के अनुरूप कार्यालय शब्दावली का प्रयोग होता है। तो जो जैसे निजी कार्यालय होते हैं, सार्वजनिक होते हैं, राजकीय, उनके अपने अपने अकॉर्डिंग ना जो उनके शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्वच्छता न्यायालय और भारतीय पेट्रोलियम संस्था की प्रशासनिक शब्दावली एक सी नहीं होती है। और जो न्यायालय होता है या आप कह सकते हैं भारतीय जो पेट्रोलियम होता है उनकी जो संस्थाएं होती है उन सबकी जो शब्दावली एक सी नहीं होती है, सब भिन्न होती है, अलग अलग होती है। विश्वविद्यालय के कार्यालय में प्रयुक्ति होने वाले पद और शब्द इस्तेमाल कारखाने के कार्यालयों में नहीं होते। जो विश्वविद्यालय में जिसका प्रयोग किया जाता है ये कारखाने कार्य में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रयुक्ति विशेष की शब्दावली सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है और इसको सबसे प्रमुख तत्व माना जाता है। प्रयुक्ति निर्धारित में शब्दावली प्रमुख आधार मानी जाती है, क्योंकि विषय विशेष की विशेष शब्दावली ही प्रयुक्ति शब्दावली कहलाती है। तो जो भी कोई विषय होता है उसको अकॉर्डिंग जो कुछ विशेष होता है इन्हीं को जो प्रयुक्ति शब्दावली के अकॉर्डिंग देखा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, गति, बल, अनुगति, त्वरण, लोकर, मापन, ऊष्मा आदि विज्ञान विषय की विशेष शब्दावली, और ये सब इनके विशेष शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। जो ये ऑक्सीजन, अकॉर्डिंग, बल, गति, ये सब जो इनके नाम लिखे हैं, ठीक है। इसके आगे देखते हैं विशेष शब्दावली। अन्वृत्ति प्रयुक्ति का दूसरा प्रमुख लक्षण उसकी शब्दावली अन्वृत्ति है। विषय विशेष की भाषा में हम विशेष शब्दावली अनुवृत्ति के प्रयोग देखते हैं। लिखित हिंदी में कई बार एक ही वाक्य में संस्कृत और फारसी, अरबी अथवा संस्कृत और अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग साथ साथ होता है।
तो देखो जो लिखित भाषा होती है उसमें कई बार हम देखते हैं कि जो फारसी, अरबी, संस्कृत है उनका जो प्रयोग होता है अंग्रेजी शब्दों में वो एक साथ ही होता है कई बार। प्रयुक्त विशेष में ऐसा प्रयोग अस्वाभाविक नहीं लगते हैं। जैसे तो इनका जैसे देख सकते हैं, मसीदा अनुमोदन के लिए पेश है। इस वाक्य में मसीदा अनुमोदन के लिए पेश करना यह एक कार्यहीन हिंदी की शब्दावली अन्वित को दर्शाती है। भाषा संरचना किसी भी भाषा की वाक्य संरचना से तात्पर्य ऐसे गठन से है जिसे कुछ घटक उस भाषा की व्यवस्था का अनुगमन करते हुए परस्पर मिलाकर वाक्य का निर्माण करते हैं। तो जो भाषा की संरचना होती है, देखिए वाक्य की संरचना होती है, उनका जो गठन करते हैं ना, उनको अकॉर्डिंग जो भी वाक्य बनते हैं उसको अकॉर्डिंग से देखा जाए तो उनको मिला के वाक्य का जो निर्माण होता है। ये व्यवस्था उस भाषा व्याकरणीय शब्दों से जुड़ी है। वाक्य के ये पर विशेष आदि कहलाते हैं। तो देखिए जो भी व्याकरणिक संबंध होते हैं उनसे जुड़ी होती है जो वाक्य होते हैं उनको विशेष आदि कहते हैं। ठीक है, ये सब वाक्य में एक विशेष क्रम से जो स्थिति पर ये घटक एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे किसान जमीन खोद रहा है, तो ये जो वाक्य होते हैं ना, जो क्रम के अकॉर्डिंग एक दूसरे से संबंध रखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि जो किसान होता है जमीन खोद रहा है, तो उसी तरह जैसे इसका किसान का जो जमीन से संबंध होता है उसी तरह से ये वाक्य का एक दूसरे से संबंध होता है। तो इसके आगे देख सकते हैं, हिंदी की विभिन्न प्रवृत्तियों में विशेष भाषा संरचना दिखाई है। प्रशासनिक हिंदी की भाषा संरचना में व्यक्ति निष्पक्षता के साथ कार्यवाचक प्रधान वाक्य होते ही जैसे पैसों का भुगतान कर दिया है। इस बैंक में हिंदी में चेक स्वीकार किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इनकी विभिन्नता होती है, आप कह सकते हैं जो उनकी भाषा की संरचना में दिखाई देते हैं। प्लस ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है जो प्रशासनिक हिंदी की भाषा होती है उनकी संरचना होती है उनके द्वारा जो कि आपके कार्यवाचक के अकॉर्डिंग देखा जाता है। प्लस इसमें जो एक वाक्य है इसमें बताया कि जैसे इसमें हिंदी में भुगतान होता है, जैसे कि यहाँ पैसों का भुगतान कर दिए गए और यहाँ पर इस बैंक में जो चेक होती है ना हिंदी में स्वीकार की जाती है। वैज्ञानिक प्रयुक्ति में भाषा अभिधात्मक होती है। जैसे न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण का शोध लगाया। उपयुक्त अभिधात्मक भाषा में गुरुत्व आकर्षण शब्द वैज्ञानिक प्रयुक्ति का परिभाषित शब्द है। साहित्य प्रयुक्ति में मुहावरे, अलंकार, लोककृतियाँ, लक्षण, व्यंजन का प्रयोग मिलता है। साहित्य की भाषा में भावों की प्रधानता, शब्दों की कोमलता, अलंकृत भाषा शैली का प्रयोग होता है। जैसे तो देखो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साहित्य है उसके अकॉर्डिंग जो मुहावरे का भी प्रयोग किया जाता है, अलंकार का भी, लोककृति का भी, लक्षण का, व्यंजन, इन सभी का जो साहित्य के भावों में दिखता है और प्लस जो भाषा के भावों में भी इसकी प्रधानता दिखती है, कोमलता दिखती है। जैसे अलंकार हो गए, भाषा शैली का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए ये देखिए 2 पॉइंट है आपके सामने, ये देखिए मानव जीवन पानी के बुलबुले का ही सदृश्य है। मतलब कि देखिए उपयुक्त वाक्य में पानी का बुलबुला इस मुहावरे का प्रयोग है। तो मतलब इसमें जो पानी के बुलबुले के अकॉर्डिंग मुहावरे का प्रयोग किया गया था और इसका जो अर्थ होता है क्षणिक होना। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, अरे इन दोहू राह ना पाई, हिंदुअन की हिंदुआई देखे तुर्कन की तुकराई। उपयुक्त कबीर के दोहे में भाषा की संरचना विशेषता दिखाई देती है। कबीर ने व्यंग्यात्मक शैली में हिंदू मुस्लिम दोनों के धार्मिक और वाहेवाड़ों का करारा व्यंजन प्रहार किया है। मतलब कि जो ये बताया जा रहा है इन दोहों के अकॉर्डिंग जो कबीर जी ने हिंदू मुस्लिम के जो भी धार्मिक होते हैं उनके अकॉर्डिंग बात की गई है, इसमें व्यंजन किया। ठीक है, इसके आगे देखिए, तो इसके आगे देखिए इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इसका वर्गीकरण है 3 टाइप से किया जा सकता है। तो फर्स्ट में वार्ता क्षेत्र में, सेकेंड है वार्ता प्रकार और थर्ड है वार्ता शैली। इसके अंतर्गत इनके द्वारा 3 प्रकार के इसका वर्गीकरण किया गया है। तो अब तीनों के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका देखिए, वार्ता क्षेत्र की दृष्टि से प्रयुक्ति का प्रभाव पड़ता है। ताकनीकी तथा गैतनिकीय दृष्टि बदलता है। विषय के अनुसार भाषा का स्वरूप भी बदलता है और साथ ही विषय का भी प्रभाव पड़ता है। ये सभी विषय भाषा के रूपों में विषय के तकनीकी या अति होने के कारण प्रयोगात भेद दिखाई देता है। अर्थात विषय क्षेत्र के द्वारा ही प्रयुक्तियों का निर्माण व निर्धारण होता है। मतलब यहाँ देखिए जो बताया जा रहा है कि जो आपका विषय क्षेत्र होता है उसी के अनुसार उसके जो भाषा के स्वरूप में बदलाव होता है, चेंजिंग आता है, उसका प्रभाव पड़ता है। प्लस उनके रूपों को तकनीकी का हम भेद कर पाते हैं। प्लस उसके विषय क्षेत्र के द्वारा ही हम प्रयुक्तियों का निर्माण और निर्धारण भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका आगे देखते हैं।
जिस प्रकार की भाषा में विशेष विषय के सिद्धांत की आवश्यकता के अनुसार ताकनीकी शब्दावली का प्रयोग है उसे ताकनीकी प्रयुक्ति के अंतर्गत रखा जाता है। मतलब कि देखो, कोई भी विषय के अकॉर्डिंग किसी भी सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है ना, उसे ताकनीकी शब्दावली के प्रयोग के अंतर्गत ही रखा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं विज्ञान, इंजीनियरिंग, चिकित्सा शास्त्र, विद्याशास्त्र आदि जैसे भाषा रूप में ताकनीकी प्रस्तुति में आते हैं। गैर ताकनीकी भाषा रूप में साहित्य पत्रिका के को रखा सकते हैं। तो मतलब जो गैर ताकनीकी होते हैं उनको अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो साहित्य के रूप में पत्रिका को भी रख सकते हैं, पत्र को अकॉर्डिंग, और इनमें ये जो चिकित्सा के अकॉर्डिंग विज्ञान शास्त्र, इंजीनियर आ सकते हैं। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट इसका देखिए, वार्ता प्रकार। वार्ता प्रकार में भाषा को दो रूपों में विभाजित किया गया। इसमें भाषा को मौखिक और लिखित रूपों में विभाजित किया गया। तो इसमें जो इसके प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित एक मौखिक, दो टाइप से इसको विभाजित किया गया। ठीक है, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों में अंतर होते हैं, इन दोनों में ये अंतर भी होते हैं। हमारी बातचीत में संप्रेषण का स्वरूप मौखिक होता है, जो हम बातचीत करते हैं, अभी जैसे कि हम आपसे कर रहे हैं बातचीत, आपको समझा रहे हैं, तो ये मौखिक तरीका है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सम्मेलन में वार्ता मौखिक रूप से ही अपने विचार श्रोता तक पहुंचाता है। तो मौखिक जरिए ही मैं अपने विचारों को आप तक पहुंचा रहे हैं ना, उसी टाइप से। भाषा का प्रारंभिक और बाह्ययुक्त रूप मौखिक वार्ता प्रकार है। गीत, संगीत, प्रार्थना, पूजा आदि में मौखिक वार्ता प्रकार ही प्रयोग होता है। तो जैसे कि गीत, संगीत या पूजा पाठ होती है, जो भी हम आपको गाते हैं, सुनाते हैं, वो मौखिक के जरिए होती है। मौखिक भाषा शिक्षित तथा अशिक्षित सभी लोगों की होती है, और ये जो व्यक्ति शिक्षित है प्लस अशिक्षित है, वो दोनों इसे समझ सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, इसको बता सकते हैं। अब इसके बाद देखिए आगे, मौखिक भाषा परिवर्तनशीलता एवं गतिशीलता होती है। इसमें परिवर्तन भी होती है, गतिशीलता भी होती है। लिखित भाषा व्यवस्थित एवं सांप्रदायिक होती है। इस दृष्टि से ताकनीकी भाषा प्राय लिखित रूप में ही प्रकट होती है, और जो लिखित भाषा होती है वो लिख के ही प्रकट हम कर सकते हैं, उसका कोई और माध्यम नहीं है। कार्यालय की भाषा में मुख्य लिखित होती है, जो कार्यालय के जैसे कामकाज हो गए आपको, उसको अकॉर्डिंग देखा जाए तो वो लिखित तरीके से ही होती है। लिखित भाषा में पूर्ण शब्दों को सही वाक्य के साथ लिखा जाता है। दूरदर्शन एवं आकाशवाणी में प्रकाशित समाचारों की भाषा लिखित होती है, पर उनका पाठक या मौखिक रूप से भी सामने आता है। तो जो जैसे टीवी चैनल दूरदर्शन है, उसमें आपको देखते हैं कि जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या होता है कि जो मौखिक रूप से लिखित तरीके से ही होती है न्यूज़पेपर, लेकिन उसको हम देखना चाहें तो मौखिक तरीके से भी देख सकते हैं टीवी पर। ठीक है, उसी न्यूज को। तो ये बताया जा रहा है। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वार्ता शैली। शैली के अनुसार भाषा का व्यवहार में संकलन व्यक्तियों के संबंधों के आधार पर दो भाषा और रूपों में निर्धारित किया गया, औपचारिक और अनौपचारिक। तो इस शैली के अकॉर्डिंग इनकी जो भाषा है, इनको दो प्रकार के बांटा गया, एक तो औपचारिक होती है, सेकंड होती है अनौपचारिक। इन दोनों भाषा रूपों का वार्ता शैली के अंतर्गत देखा जाता है, और इन दोनों को इसी के अंतर्गत देखा जाता है। विज्ञान, इंजीनियर, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के विशेष ताकनीकी लिखित और औपचारिक रूप शैली रूप होंगे, और ये औपचारिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं इनके अकॉर्डिंग। कार्यालय, बैंक आदि ताकनीक अथवा अर्थ ताकनीकी लिखित या अनौपचारिक होगा। विज्ञापन, प्रयुक्ति, पत्रकारिता ताकनीकी, गैर ताकनीकी, लिखित, मौखिक, औपचारिक, अनौपचारिक दोनों रूप मिलेंगे। तो इसका अकॉर्डिंग थर्ड में जो औपचारिक प्लस अनौपचारिक दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। इसमें लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, ताकनीकी भी हो सकता है, गैर ताकनीकी भी हो सकता है। तो ये सब इसके होते पॉइंट। इसके बाद देखिए, जो इनके अकॉर्डिंग मार्टिन जज ने अंग्रेजी में सामाजिक संबंधों के आधार पर वार्ता शैली के 5 शैलियों के 5 भेद बनाए हैं। तो इनके जो 5 भेद होते हैं, तो ये है जो इसी के अकॉर्डिंग पॉइंट है इसी में। तो पहला है रूढ़िगत, जैसे सहिल सुर विवाह पर आप सदा नियमित तो देखिएगा इसके आगे आपका जो मल्टी जज के अंग्रेजी में सामाजिक संबंधों के आधार पर वार्ता शैली के 5 शैलियों में भेद बताया। मतलब कि देखो, अब इसको हम बता सकते हैं कि जो सामाजिक संबंध होते हैं, जैसे शादी ब्याह का कोई भी अकॉर्डिंग, उसको अकॉर्डिंग हम इससे कैसे बांट सकते हैं, इसके 5 टाइप से यहाँ भेद बताए गए। पहला देखिए कि जो आपको बताया गया कि रूढ़िगत, जैसे कि आपको यहाँ लिखा गया है, साहिल के शुभ विवाह में आप सदा नियमित है, मतलब कि आपको बुलाया जा रहा है। ठीक है, और इसका देखिए औपचारिकता, जैसे साहिल के विवाह में आप आवश्यक पधारे, मतलब कि आपको साहिल के विवाह में आना जरूरी है। ठीक है, और सम्मानित, जैसे साहिल के विवाह में आप जरूर आइए, मतलब उसको आपको बुलाया जा रहा है। अनौपचारिकता में जैसे साहिल की शादी में तुम जरूर आना, और इसमें आ गया घनिष्ठ,
जैसे साहिल की शादी में तुम्हें आना ही है। तो मतलब इस सबका मतलब सेम है कि शादी में बुलावा के लिए किया गया, लेकिन बोलने का जो तरीका होता है ना वो आपको अलग अलग आएगा। कि जैसे औपचारिक का अनौपचारिक में आ जाएगा, आपके घर के रिश्तेदार हैं अपनी लैंग्वेज में बुलाएंगे, और फॉर्मेट तरीके से औपचारिक में बुलाएंगे, और ऐसे होता है। जैसे ये आपको बताया कि मतलब सबका मेन पॉइंट क्या है कि शादी में बुलाना, लेकिन अलग अलग तरीक़ों से जो बुलाने का है ना रिवाज, वो आपको यहाँ बताया गया है उसके अंदर। ठीक है, इसके बाद देखिए कमल काम बोस के अनुसार सामाजिक स्तरों और संबंधों के परिप्रेक्ष्य में भाषा की मुख्य रूप से 5 शैलियाँ स्वीकृत की गई है। रूढ़िगत, औपचारिक, सामान्य, अनौपचारिक, अंतराल। तकनीकी भाषा रूप में रूढ़िगत, औपचारिक और सामान्य होते हैं, लेकिन और रूप में औपचारिक, सामान्य तथा अनौपचारिक आदि शैलियों में मिलते हैं। दूरदर्शन और आकाशवाणी में विज्ञापन की भाषा औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शैलियों में मिलती है। तो जो आपका दूरदर्शन होता है उसमें आपको अनौपचारिक, औपचारिक दोनों शैलियों में उनकी भाषा के अकॉर्डिंग देखा जाता है। उपयुक्त विवेचना के आधार पर हम कह सकते हैं कि हिंदी के मानक रूप से शक्ति और समस्त भाषाई भेद और प्रयुक्तियों से ही प्राप्त होती है। हिंदी की विकास यात्रा में भाषिक रूपों और प्रयुक्तियों के तत्वों को अधिक योगदान है। तो मतलब जो हिंदी का विकास है उसमें आपको भाषा प्लस इनकी प्रयुक्तियाँ होती हैं, इनके तत्व का आपको बहुत ज़्यादा योगदान है और इसका विकास में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो गाइस फाइनली ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी नेक्स्ट क्लासेस में, आपकी आएगी क्लासेस जो आपकी 8 बनेगी, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 10 कराएंगे। एंड बाकी के क्वेश्चन अभी बचे गाइस। आप अगर आपको इस पीडीएफ को परचेज करते हैं तो आप अपने खुद से पढ़ के और भी अच्छे से अपने पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या क्या बताया जा रहा है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ परचेज करनी है व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कीजिए। थैंक यू।